हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। किसके लिए? तो यूपी सुपर टेट जो है प्राइमरी शिक्षक के लिए, जो सहायक अध्यापक की भर्ती आपकी आने वाली है उसके लिए। अभी तो फ़िलहाल हर जगह यही शोर मचा हुआ है कि जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है। कभी जो है पेपर के माध्यम से 30,000 शिक्षकों का जो है सरप्लस जो है दिखाया जाता है कि विभिन्न स्कूलों में जो है 30,000 जो है शिक्षक जो है सरप्लस हैं। कभी जो है वैकेंट दिखाया जाता है। क्या प्रक्रिया चल रही है कुछ पता नहीं, लेकिन अभी जो है क्योंकि न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो इसीलिए जो है काफ़ी उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो आप सभी लोग जो है बहुत ही मेहनत करके पढ़िएगा, क्योंकि वैकेंसी फिर 5 साल नहीं आएगी। और लोग आप सोच के पढ़िएगा कि 5 साल से पहले फिर आपको जो है वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। आखिरी वैकेंसी आपने देखा 2018-19 में जो भर्ती हुई थी, उसके बाद से अभी तक भर्ती नहीं दिखाई पड़ी है कहीं भी। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से जो है प्रक्रिया चल रही है। तो आप सभी जो है हमारे साथ जुड़ रहिएगा। आज हम जो है PYQ हमने देख लिए थे, 2018-19 के सभी PYQ हमने देख लिए, और आज हम जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा इससे ये अंदाज़ा लगेगा कि आपकी जो है तैयारी जो है कितनी है और अभी आपको तैयारी कितनी करनी है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हिंदी का सवाल देखते हैं, उसके बाद अपना GK GS देखेंगे, और फिर SST देखेंगे, और फिर आपका शिक्षण शास्त्र देखेंगे। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। और सवालों की तरफ चलने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं पूरी बुक की PDF आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, और डेली क्लास की PDF आपको उसी पर प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप उससे भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? क्यों ये सवाल पूछा गया है? क्योंकि यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है। तो ये तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है करने में, ठीक है। तो हम चलते हैं कहाँ पर, तो आगे देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर का सवाल है कि नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, इसका भाव कौन सा है? अब इस पंक्ति में जो है भाव कौन सा है? अब मेरे हिसाब से जो बात हो रही है, जब भगवान राम जो है शबरी की कुटिया में गए थे, तो उस समय की ये लाइन है, और इसमें जो है आपसे क्या कहा जा रहा है ये आप देखिए, ठीक है। तो इसमें जो भाव है ये आनंद उमड़ पड़ा है, खुशी के भाव हैं इसमें। तो इसका B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बजी शरत थहीं बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथ थहीं। इन काव्य में जो है कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है रौद्र रस है, याद रखिएगा। इसमें जो है रौद्र रस है। जब आप इसका मतलब निकालेंगे, इसकी व्याख्या जब आप देखेंगे, तो इसमें जो है रौद्र रस है, भयानक जो है तरह से जो है इसको किया गया है। तो यहाँ पर देखिए भयानक रस भी लिखा है, और विभत्स रस और वीर रस। तो यहाँ पर रौद्र रस ही होता है, भयानक रस नहीं होगा। देखिए छत से ईंट गिरी। अब छत से ईंट गिरी मैंने पहले ही बताया है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं या छत से ईंट गिर रही है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? मतलब जहाँ अलगाव की स्थिति है वहाँ पर आपका जो है अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा? अपादान कारक हो जाएगा। तो इसका A विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए त्रि की ध्वनियाँ हैं। अब इसमें त्रि में कौन कौन सा शब्द जो है जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है ता और ऋण जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, ता और ऋण जुड़े हुए हैं। तो ये पहला ही विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा 5वें नंबर का। अगला सवाल देखिए 6वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। 6वें नंबर का सवाल कह रहा है निम्न में से जो है तद्भव शब्द है। देखिए तद्भव, कुमार, काजल, कुक्कुर या कोण। तो अगर देखिए तद्भव कौन सा है, तो ये सभी जो है आपके तत्सम शब्द है, कुक्कुर, कोण और कुमार। लेकिन काजल जो आपका है ये आपका एक तद्भव शब्द है, तो इसका C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप, तद्भव क्या होते हैं? हिंदी की मूल प्रकृति जो है तद्भव परक है, और ये शब्द सीधे संस्कृत से ना आकर प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से जो है होते हुए हिंदी में आए हैं। तो इनका थोड़ा सा जो है लिखने का तरीका और बोलने का तरीका जो है चेंज हो जाता है। देखिए व्यक्त शब्द का सही विलोम कौन सा है? व्यक्त शब्द का सही विलोम कौन? अच्छा त्यक्त लिखा है, ठीक है, त्यक्त लिखा है, मैं व्यक्त पढ़ रहा हूँ। त्यक्त शब्द का जो है सही विलोम कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्रहित। मतलब त्यक्त का मतलब त्यागा हुआ, और ग्रहित मतलब जो है ग्रहित का मतलब क्या होता है? तो ग्रहित का मतलब जो है ये आपका
जिस किसी को हम त्याग देते हैं और फिर अपना लेते हैं तो वही हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। अभी याद नहीं आ रहा है एकदम, जो एक शब्द आ रहा है जो ग्रहित के लिए होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लास में बता दूंगा, जब थोड़ी देर में याद आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 8वें नंबर का सवाल कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का जो है इसमें जो है कौन सा शब्द समूह जो है विष्णु भगवान के जो है पर्यायवाची को दर्शाता है। देखिए चक्रपाणि, चतुर्भुज, शेषाशयी, गरुड़ध्वज। तो अगर इसमें आपको देखेंगे तो यहाँ पर भी 8वें नंबर का कौन सा विकल्प आपको दिख रहा है, तो 8वें नंबर का बी विकल्प आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए चक्रपाणि, चतुर्भुज और शेषाशयी और देखिए गरुड़ध्वज, ये सभी इन्हीं के पर्यायवाची हैं भगवान विष्णु के। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि देखिए पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो पंडित से बनी जो भाववाचक संज्ञा है ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका पांडित्य हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, पांडित्य हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पंडिताइन नहीं होता है, पांडित्य होता है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। आप में से बहुत लोग जो है पंडिताइन को ही टिक करेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द जो है हमेशा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। तो देखिए हस्ताक्षर जो है ये हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि जो है हंसना कौन सी क्रिया है। हंसना जो है कैसी क्रिया है, तो हंसना सकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है ये आपको बताना है। तो हंसना जो है ये आपका आकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। हंसना किस प्रकार की क्रिया है, तो एक आकर्मक क्रिया है जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर जो है कर्ता पर पड़ता है उसे जो है आकर्मक क्रिया कहते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो टिकाऊ में जो है आप सभी लोग जानते हैं कि टिकाऊ में अगर हम देखेंगे तो इसमें आऊ प्रत्यय है। ठीक है, आऊ है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऋषिकेश, ऋषिकेश की संधि कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, ऋषिकेश में कौन सी संधि है ये आपको बताना है, या इसका संधि विच्छेद आपको लिखा हुआ है सामने, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऋषिक प्लस ईस हो जाएगा, याद रखिएगा। ऋषिक प्लस ईस हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ में कौन सा समास है, तो आप जो है जैसे ही आपने नाम सुना होगा पतझड़, वैसे आपको थोड़ा सा संदेह हो गया होगा कि कौन सा समास है। तो इसमें जो है अब जिस मौसम में जो है पत्ते पेड़ से झड़ते हैं उसको हम कहते हैं पतझड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास इसमें है, याद रखिएगा बहुब्रीहि समास। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। अब इसमें छंद कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आप सभी लोग जानते हैं इससे दोहा छंद है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब अगर हम देखें तो अगर दोहा जो छंद होता है इसकी जो है परिभाषा क्या होती है, तो इसके पहले और तीसरे चरण में आपको 13-13 मात्राएं देखने को मिलती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपको 11-11 मात्राएं देखने को मिलती हैं। देखिए सोरठा जो है ये दोहे का उल्टा हो जाता है। अब इसमें आपको जो है दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं देखने को मिलेंगी और पहले और तीसरे चरण में आपको 11-11 मात्राएं देखने को मिलेंगी। तो ये जो है दोहा का उल्टा जो है सोरठा हो जाता है। तो आप सभी ये सभी जान लीजिएगा। देखिए उतर गई लोई क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या है, उतर गई लोई क्या करेगा कोई। तो इसका जो है ये कहावत जो है इसका सही अर्थ कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता है। जब बेशर्म हो चुका है जो युवक उसको जो है इज्जत जाने का कोई भय नहीं रहता है। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखा सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप करो प्रभात।
ठीक है, आतप पर्यो प्रभात। इसमें जो है अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। कौन से नंबर का सवाल है? 17वें नंबर का सवाल है। तो अगर देखें इसमें अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी विकल्प हो जाएगा। जहाँ उपमेय में जो है उपमान का जो है संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल देखिए, विश्व शब्द जो है शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। शब्दकोश में जो है निम्न शब्दों का जो है सही क्रम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 18 नंबर का जो सही सवाल है, सबसे पहले आपका विश्वम्भरा हो जाएगा, सबसे पहले विश्वम्भरा हो जाएगा और फिर आपका जो है विश्व हो जाएगा, फिर विश्वस्त हो जाएगा और फिर विश्वास हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है ये आपका डी विकल्प हो जाएगा, विश्वम्भरा, विश्व, विश्वास और विश्वस्त और विश्वास। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त जो है अर्थ कौन सा है? काकू शब्द का, काकू शब्द का अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो काकू शब्द का अर्थ होता है कौवा, याद रखिएगा कौवा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। निर्वात का समानार्थी शब्द कौन सा है? अगला सवाल है कि निर्वात का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो निर्वात का मतलब क्या होता है? इसका देखिए निर्वात एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ हवा नहीं होती है, याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा बिना हवा वाला, ठीक है, बिना हवा वाला निर्वात, ठीक है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी इंग्लिश आ जाती है दोस्तों, और इंग्लिश जो है उतनी मुझे अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश नहीं करवाऊँगा। बाकी आप जो है जब मैं PDF दूंगा तो आप देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको अब सीधे सीधे जो है अपने चलिए GK GS के सवाल जो है सॉल्व करते हैं। और पहला सवाल है कि पृथ्वी का कितना भाग जो है जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग जो है जल से जो है ढका हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 है, और 71 का जो है सही जवाब हो जाएगा 3/4। 3/4 भाग जो है ये आपका, अगर पृथ्वी को 4 भाग में डिवाइड करें तो तीन भाग जो है इसका ये जो है जल से ढका हुआ है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। तो क्या अवशोषित करते हैं ये आपको बताना है। तो ये वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित कर लेते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए निम्नलिखित में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा मेला है? 73 नंबर का ये सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ मेला। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब कुंभ मेले को जो है शामिल कब किया गया था ये भी आप जान लीजिएगा। आप सभी लोगों को ऐसा ही पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसको जो है कब शामिल किया गया था? तो हाल ही में अभी कुंभ कब लगा था आप सभी लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुंभ कहाँ कहाँ लगता है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाले जो कुंभ मेले को जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और कुंभ मेला जो है 2019 का आयोजन प्रयागराज में हुआ था, और उसी के बाद जो है इसको सम्मिलित किया गया है किसमें? विश्व धरोहर स्थल में, याद रखिएगा। तो इसका अगला सवाल कौन सा हो जाएगा? तो गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपका सी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? निम्न में से कौन जो है संविधान सभा के सदस्य थे? तो पंडित नेकीराम शर्मा। देखिए यहाँ पर थोड़े से अजीब नाम दिए गए हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे, आपने हो सकता है ना पढ़ा हो। तो इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें श्री रणवीर सिंह हुड्डा जो थे ये जो है संविधान सभा के सदस्य, बाकी कोई जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, और बीच में सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, और मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक है, और नीचे हरा रंग जो है शांति और खुशहाली का जो है प्रतीक है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ये 76वें नंबर का सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जो मध्य में हरा रंग है, ठीक है, मध्य में जो चक्र है ये शांति और खुशहाली का प्रतीक नहीं है, ये जो है 24 घंटे जो है काम करने का प्रतीक है, याद रखिएगा। और बाकी आपके सभी सही हैं, बाकी आपके सभी सही हैं। केसरिया रंग जो है त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और नीचे हरा रंग जो है शांति और खुशहाली का प्रतीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा सत्य है, जबकि तीसरा जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। 77वें नंबर का ये सवाल है, 77। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था।
अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ऑप्शन के हिसाब से तो आपको बताना नहीं था, इनमें से अगर पूछा होता तो आप बता देते, लेकिन यहाँ पर जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, तो ये आपका NH-44 है, जो है श्रीनगर से जो है कन्याकुमारी को जोड़ता है। याद रखिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जिसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना जो है किसने की थी। तो अभिनव भारत के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो ये पहले मित्र मेला थी, बाद में जो है अभिनव भारत बन गई थी, याद रखिएगा। तो वी डी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 80 नंबर का सवाल है कि पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश, तो इस किसके द्वारा किया गया था, तो भारत में नवजागरण के अग्रदूत जिसको कहा जाता है, और उनका आप लोगों ने नाम आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं, तो उनका नाम है, क्या नाम है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको सीडीपी के सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए हम सीडीपी भी पढ़ लेते हैं। देखिए सीडीपी में क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मानव विकास के सिद्धांत, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है शारीरिक होता है, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर संवेगात्मक होता है, फिर सामाजिक होता है। तो यही आपका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो सबसे पहले सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले जो है अंडाणु शुक्राणु बनेंगे, फिर जो है आपका युग्मज बनेगा, और फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट होगा। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो है निषेचन से संबंधित है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें गर्भाधान क्रिया के दौरान सर्वप्रथम सबसे पहले जो है अंडाणु और शुक्राणु जो है आपस में मिलेंगे, और उसके बाद जो है युग्मज का निर्माण होगा, और उसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा जो है शिशु का निर्माण होता है। तो ये एक सीक्वेंस आपको दर्शाता है, जो आपको जो है पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि अधिगम जो है ये अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन है वही आपका अधिगम है, और ये जो है किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 83 नंबर का, तो ये गेट्स व अन्य के द्वारा कहा गया है। ठीक है, गेट्स व अन्य के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल देखिए, सीखने के नियम जो है किसने दिए। सीखने के नियम जो है किसने दिए, तो सीखने के नियम जो है ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। आप लोगों को अभी पता होगा, हाल ही में आपने टीईटी का पेपर दिया है, तो अभी भूले नहीं होंगे। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। SOR जो है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 85, मतलब स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, जिसको हम SOR बोलते हैं। SOR ऐसे करके ये लिखा जाता है, स्टिमुलस जो है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ये जो है वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अंतर करना या विभेद करना। ठीक है, अंतर करना या विभेद करना जो है ये आपका जो है सूचना के विश्लेषण में आपका प्रयोग किया जाता है। तो सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। तो 87 नंबर का देखिए, ऐसे बालक जो है जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है उसको जो है प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालकों के लिए यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वे कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं, मतलब उनको हमेशा जो है सीखने को कुछ नया ही चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो श्यामपट्ट को जो है कौन से सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो है एक दृश्य साधन है। ठीक है, इस पर जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो जो है शिक्षार्थी जो है देखते हैं, अभ्यर्थी जो है देखते हैं। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए 89 नंबर का सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि गणित के अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से जो है किया जा सकता है। सबसे उचित तरीके से कौन से परीक्षण के द्वारा जो है गणित के अधिगम नियोग्यता का जो है आकलन किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण। अब देखिए निदानात्मक परीक्षण में जो है मुख्यतः अधिगम जो है नियोग्यता का परीक्षण इसमें किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर जो कमजोरी है और जो मजबूती है उसके बारे में जो है इससे सूचना आपको मिल सकती है। अगला सवाल देखिए, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, अब उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है फ़ायदेमंद रहेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, और या जो है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो ये तो दोनों बिल्कुल गलत हो जाए, शिक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विशेष प्रावधान करते हुए उसे जो है नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, तो बिल्कुल बात सही है, विशेष प्रावधान रखते हुए उसको जो है नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। आप एक अति सक्रिय बालक को जो है कैसे सही दिशा में लाएंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, तो ये भी कुछ हद तक जो है सही है। और उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा उसको जो है नेतृत्व भी मिल जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है क्लास को लीड कर रहा हूँ, और जो उसकी सक्रियता है वो भी कहीं काम में आ जाएगी। तो आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा सी विकल्प। देखिए जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं, जिला चिकित्सालय के जो है प्रमुख कार्य होते हैं रोगों का निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये उपयुक्त सभी जो है जिला चिकित्सालय के काम होते हैं, रोगों का निदान करना, उपचार करना और परामर्श देना। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कौन सी समझ को जो है प्रदर्शित कर रही है, ये आप बताइएगा। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं, अब वह जो है कौन से समझ को जो है प्रदर्शित कर रही है, ये आपको बताना है। 93 नंबर का सवाल है। तो ये कार्य कारण, ठीक है, कार्य और कारण का जो समझ है उसको जो है प्रदर्शित कर रही है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आकलन करने का सबसे जो है उपयुक्त तरीका है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन जो है शिक्षण अधिगम में जो है अंतर्निहित प्रक्रिया है। जब आप पढ़ाते हैं और आप सिखाते हैं तो आपको आकलन करना आवश्यक है कि बच्चे ने कहाँ तक पढ़ा है और कहाँ तक जो है उसने सीखा है। अगला सवाल देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। 95 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, या जो है बच्चे समस्या समाधान करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे पर्यावरण के जो है सक्रिय अन्वेषक हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और बच्चे जो है निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका बी, सी और डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, बी, सी और डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 96 नंबर का सवाल है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं, कि वे कैसे सीख रहे हैं, या शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या सीखने की अनुपस्थिति पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब देखिए जब सीखेंगे तभी तो गलतियां करेंगे और उससे यही पता चलेगा कि वे कैसे जो है सीखते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा किस कारण से रोता है, ये आपको बताना है। और ये कौन सी स्थिति इसमें से दर्शाई जा रही है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 97 नंबर का ये सवाल है, तो ये आपका संवेगात्मक दुश्चिंता हो जाता है। याद रखिएगा, संवेगात्मक दुश्चिंता का ये जो है इसके कारण जो है बच्चा रोता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों, अब देखिए जब बच्चे की माँ जो है उसकी गोद से जो है बच्चे की माँ की गोद से बच्चा उसकी दादी ले लेती है तो वो रोने लगता है। अब ये आपको क्या शो करता है, तो उसके संवेग को, क्योंकि वो अपनी माँ से जो है ज़्यादा प्यार करता है और बालक की जो है स्वाभाविक व जन्मजात क्रियाएं होती हैं वो जो है
उनकी मूल प्रवृत्तियों से ही होती हैं और वह अपनी भावनाएं रोकर जो है व्यक्त करता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। और जब उस बच्चे की दादी उसे उसकी माँ के गोद से लेती हैं तो बच्चे में जो है संवेगात्मक उत्पत्ति होती है और बच्चा रोने लगता है अपनी माँ के पास जाने के लिए। ठीक है, तो इसे हम संवेगात्मक दुश्चिंता कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। मतलब अभिप्रेरण मतलब कोई चीज़ हम मोटिवेट कर रहे हैं किसी चीज़ से उसको, तो ये इसका जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नए सीखने वालों में जो है अधिगम के लिए रुचि का जो है सृजन करता है। इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से जो है प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से जो है प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो 99 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये बिल्कुल गलत है, ये निगेटिव है। प्रतियोगिता भी नहीं करनी चाहिए। माता पिता की ओर से दबाव भी नहीं, ये आपका अर्थपूर्ण संबंध होगा, अर्थपूर्ण संबंध होगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वह क्या कहलाता है। देखिए यहाँ से जो है थोड़ा सा जो है सब्जेक्ट बदल गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्तंभाकृति, स्तंभाकृति कहते हैं उसको। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल। अगले सेशन में हम आगे का जो सवाल हमारे बचे हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए जो है अलग अलग जो है यूपी जीके जीएस और जो है अलग से सीडीपी क्लासेस लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।